ड्रग है उसका नाम है नाइट्रेट या ऑर्गेनिक नाइट्रेट। इसमें नाइट्रेट अलग से एक हम पढ़ेंगे नाइट्राइट भी, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। एक होता है नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं उसको। चलिए हम नाइट्रोग्लिसरीन लिख लेते हैं इसी के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन। सेकेंड वन इज आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। एंड एक नाइट्राइट है जो कि इनहेलेशन के फॉर्म में देते हैं, इनहेलर के फॉर्म में, वो है अमाइल नाइट्राइट। तो बेसिकली ये तीन जो ड्रग हैं जो कि कॉमनली यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, नॉट इन डेली लाइफ, मतलब एंजाइना के पेशेंट को। अब ये बेसिकली ये किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है? तो पहला इसका ना सिंपल से अगर हम कहें तो ये दो तरीके से काम करता है। हमारे जो वेन है वो ज्यादा सेंसिटिव है नाइट्राइट के लिए या नाइट्रेट के लिए एज कंपेयर टू आर्टरी। तो ये क्या करेगा, वेनस टोन को कम कर देगा। अब वेनस टोन कम होगा तो देखें सारा का सारा ब्लड तो वेन में रह गया ना, अब हार्ट में आएगा नहीं, तो जो वेनस रिटर्न नहीं होगा जिसकी वजह से प्रीलोड कम हो जाएगा, कम हो गया। सेकेंड वन जो इसका मैकेनिज्म है वो है कि ये आर्टरी को भी डायलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेनली ये कोरोनरी आर्टरी को अगर डायलेट कर दे तो क्या होगा, कोरोनरी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट। तो बेसिकली ये दो मैकेनिज्म है, लेकिन ये जो स्टेप क्या है, इसको मैकेनिज्म तो अब हम लिखने जा रहा हूं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि मैं एक वेसल की डायग्राम बनाने जा रहा हूं कि ये एक वेसल है। ओके, मैं इरेज करके उस साइड में बनाता हूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये देखें, ये एक वेसल है, ठीक है, वेसल भी नहीं है बल्कि वेसल अब बन गया। ये है इसका एंडोथेलियम, जिसका ये एंडोथेलियम हो गया, और ये हो गया उसका जो है जो ट्यूनिका मीडिया होता है मसल वाला लेयर, वो स्मूथ मसल लेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनने वाला इन प्रेजेंस ऑफ एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के प्रेजेंस में। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आके क्या कर रहा होता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करा रहा होता है, जिसकी वजह से वैजो डायलेशन हो रहा होता है। अब सेकेंड स्टेप, अगर हम नाइट्रेट या नाइट्राइट देते तो वो क्या करता है, अगर हम नाइट्रेट या नाइट्राइट देते हैं तो ये कैसे काम करता है, ये आ जाएगा स्मूथ मसल में, स्मूथ मसल में आते ही क्या होगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आ गया स्मूथ मसल में। ये आते ही इस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ठीक है। ये क्या करता है, यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देगा। रिलीज होने के बाद क्या करता है कि यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है गुआनाइलाइल साइक्लेज, जो नॉर्मली क्या कर रहा होता है, स्टिमुलेट होने के बाद क्या कर रहा होता है, जीटीपी को कन्वर्ट कर रहा होता है साइक्लिक जीएमपी में, ठीक हो गया। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कर रहा होता है, इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सीजीएमपी बहुत ज्यादा बनता है। तो एक पहले मैं नॉर्मल मैकेनिज्म बताता हूं कि अगर जो सीजीएमपी बन गया है, इसको जो है फॉस्फोडाइस्टरेज जो है जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा होता है, इनएक्टिवेट कर रहा होता है सीजीएमपी को, ठीक है। अब देखिए यहां तक सही है। अब पहले मैं एक और चीज यहां पर बता दूं आपको कि ये जो स्मूथ मसल था, ये वाला जो लेयर स्मूथ मसल था, नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती, फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन समझाना इजी होगा। यहां पर बेसिकली होता है एक कैल्शियम चैनल जो कि ओपन होता है, कैल्शियम अंदर आता है। कैल्शियम जो है वो था एंजाइम था जिसका नाम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसको एक्टिवेट कर रहा होता है, जो कि मायोसिन लाइट चेन को फॉस्फोराइलेट कर रहा होता है। मायोसिन लाइट चेन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। और एक मजे की बात यह है
कि मायोसिन लाइट चेन को डीफॉस्फोराइलेट कर रहा होता है सीजीएमपी। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक स्टेप और मैं लिखने जा रहा हूं, वो देखें। अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन था, ये एक्टिन के साथ मिलकर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होता है मसल का और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर वहां पर सीजीएमपी पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, और डीफॉस्फोराइलेट होते ही क्या करा देगा ये, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, मैं इसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा स्मूथ मसल में, मतलब ब्लड वेसल के स्मूथ मसल में, वहां पर अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज काम करेगा जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, वो जो है गुआनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, वहां से जो है सीजीएमपी ज्यादा बन जाएगा। सीजीएमपी ज्यादा बनते ही वो क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन मायोसिन लाइट चेन का जो फॉस्फोराइलेटेड पार्ट था उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देगा, और डीफॉस्फोराइलेटेड पार्ट जो है रिलैक्सेशन कराता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली वैसोडाइलेशन करा रहा होता है। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक नाइट्रेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटीज के बारे में। ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही इजी है याद रखना। अगर देखें ना, वेन पे मैंने कहा इसका ज्यादा इफेक्ट है, तो वेन क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। वेन रिलैक्स होते ही क्या हो जाएगा कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। जैसे ही बंदा खड़ा होगा सारा का सारा ब्लड जो है नीचे जो है वेन में चला जाएगा, और जिसकी वजह से हार्ट में नहीं आएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सेकेंड वन इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन की वजह से हार्ट जो है रिस्पॉन्ड करेगा टैकीकार्डिया करा के। अब वैसोडाइलेशन दिया है इसने, तो मेनिंजियल वेसल को भी तो डायलेट कर देगा ये। तो मेनिंजियल वेसल को डायलेट करके ये क्या कराता है, थ्रॉबिंग लाइक हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक कराता है मेनिंजियल वेसल को डायलेट करा के। इसके बाद इसका ना फॉस्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम है उसका इनहिबिटर होता है, जिसको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल के एक्शन को प्रमोट कर रहा होता है, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स के एक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके बाद एक और ये काम कराता है जिसको हम कहते हैं मंडे डिजीज। अभी हम बताता हूं मंडे डिजीज क्या है। और एक और काम कराता है जो कि नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट कराता है, उसका नाम है, मैं अच्छा ब्लू से लिखता हूं, उसका नाम है मेथ हेमोग्लोबिनेमिया, वो नीमिया, जो कि नाइट्राइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इसकी टॉक्सिसिटीज के बारे में। अब जैसे कि मैंने कहा था मंडे डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, मंडे डिजीज ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल डिजीज है, जिसमें होता यह है कि इंडस्ट्रियल डिजीज है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई वर्कर वो क्रोनिकली एक्सपोज्ड हो ऑर्गेनिक नाइट्रेट से, ठीक है, तो उस बंदे में 2 दिन वैकेशन के बाद जो है, अब जब मंडे को वो जाता है जॉब पे, तो क्या होगा उसमें डिजीनेस, हेडेक एंड टैकीकार्डिया जैसा सिम्टम्स नजर आता है। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ये हफ्ते के 7 दिन हो गया। अगर वो मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करता है तो इस दिन में क्या होगा, उसका जो है बॉडी टॉलरेट हो जाएगा, मतलब उसके जो वेसल्स हैं वो टॉलरेट हो जाएगा नाइट्रेट के लिए, क्योंकि नाइट्रेट की टॉलरेशन पावर जो है या टैकीफाइलेक्सिस जो है वो बहुत रैपिड है। अब जब ये 2 दिन की वैकेशन लेता है, जब उसकी जो है छुट्टी होती है 2 दिन की, अब 2 दिन बाद में क्या होगा ये कि उसकी एफिनिटी या फिर क्या कहते हैं रिस्पॉन्स नाइट्रेट के लिए वेसल्स की फिर से बच जाती है। तो इसके बाद अब इस 2 दिन के बाद जब वो जाएगा जॉब पे, तो मंडे को क्या हो जाएगा, उसको फिर से जो है वैसोडाइलेशन होगा और यही सिम्टम्स नजर आएगा, डिजीनेस हेडेक एंड टैकीकार्डिया जैसे सिम्टम्स।
ठीक है, तो ये था मंडेसिस के बारे में। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि ये जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट का एक बहुत ही अहम यूज है, यूज ऑफ नाइट्राइट इन साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक है, बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो साइनाइड है वो जाके बाइंड कर जाता है फेरस या आयरन, जो है आयरन के साथ, किसके आयरन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन के साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट क्या करता है कि हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है मेट हेमोग्लोबिन में, और मेट हेमोग्लोबिन में जो आयरन होता है फेरिक के फॉर्म में, इसके साथ साइनाइड की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है। सो अब यहां से छूट के वो कहां चला जाएगा, मेट हेमोग्लोबिन के पास, हेमोग्लोबिन के पास, जिसकी वजह से ये आयरन अब फ्री हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नॉर्मल हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी जो है स्टेप्स क्या है साइनाइड पॉइजनिंग ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम उसको ओरली देते हैं उन पेशेंट को अमाइल नाइट्राइट। ठीक है, उसके बाद जो है इंट्रावेनस रूट से हम देते हैं सोडियम नाइट्राइट। अब ये दोनों नाइट्राइट क्या करता है, बेसिकली ये कन्वर्ट कर देता है हेमोग्लोबिन को मेट हेमोग्लोबिन में। ठीक है, अब क्या बन गया उसके बॉडी में, मेट हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब मेट हेमोग्लोबिन है, साइनाइड है उसके बॉडी में, साइनाइड अभी किसके साथ बाइंड हुआ था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ। ठीक है, अब ये साइनाइड आके इसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइनो मेट हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट दें। सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, ये साइनो मेट हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है मेट हेमोग्लोबिन एंड थायोसाइनेट में। थायोसाइनेट अब जो लेस टॉक्सिक होता है, ये जो है यूरिन के थ्रू इजीली निकल जाएगा, और मेट हेमोग्लोबिन फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से साइनाइड को खींचेगा, और फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नाइट्राइट जो है यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। ठीक है, तो ये नाइट्राइट के बारे में, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के बारे में इतना था। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड ड्रग, सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके हम बहुत जगह यूज पढ़ेंगे, फिलहाल यहां पर देखते हैं इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बल्कि मोस्ट ऑफ द जगह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है कि ये एल टाइप कैल्शियम चैनल जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ट के मायोसाइट्स में, कार्डियोमायोसाइट्स एंड स्मूथ मसल ऑफ वेसल्स, मसल उसको जो जाके ये ब्लॉक कर देता है। तो अब ये ब्लॉक की वजह से क्या होगा कि वैसोडाइलेट हो जाएगा और हार्ट रेट कम हो जाएगी, और इसके वजह से जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इफेक्टिव साबित होता है। अब इसकी जो है फर्दर दो कैटेगरी हैं, एक है डाईहाइड्रोपाइरिडीन ग्रुप, हाइड्रोपाइरिडीन ग्रुप वाला ड्रग, जिसमें आ जाते हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन जैसे ड्रग्स, और इसकी एफिनिटी वेसल्स के लिए ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वेजोडाइलेशन कराता है बेसिकली। अब जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन, जिसमें आ जाते हैं वेरापैमिल एंड डिल्टियाजेम जैसा ड्रग्स। ठीक है, इसकी एफिनिटी हार्ट पे ज्यादा होती है, तो ये हार्ट रेट को कम कराता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लिया कि एंजाइना को, अब देखें ना, हार्ट रेट कम करा देगा तो ऑक्सीजन डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से जो है एंजाइनल अटैक होने का कम चांसेस होगा, और ये जो है ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो अगर वेन डायलेट होता है तो प्रीलोड कम हो जाएगा, अगर आर्टरी डायलेट होता है तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और दोनों तरीके से जो है ये ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है। अब इसकी टॉक्सिसिटीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं।
इसकी टॉक्सिसिटीज बहुत ही इजी है याद रखना। एक आप याद रख लें कि ये जो वेरापैमिल है इसकी एक टॉक्सिसिटी है कि ये क्या कराता है, ये जो गिंगीवा है गिंगीवल हाइपरप्लेजिया कराता है, या जिंजीवा कहें जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। इसके बाद ये क्या कराता है, मतलब पूरा पूरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो क्या कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है। इसके बाद अगर वैसोडाइलेशन हो जाएगा तो नीचे पैर वाले जो मतलब लेग के जो टिबिया है वहां पर जाके प्री टिबियल इडेमा करा देता है, इडेमा करा देगा। इसके बाद वो क्या कराएगा, हार्ट फेलियर करा देगा, हार्ट फेलियर, SA नोड डिप्रेशन करा देगा, डिप्रेशन करा देगा, AV ब्लॉकेज करा देगा, स्लीप डिसऑर्डर करा देगा। ऐसे बहुत सारे इसके मतलब टॉक्सिसिटीज है, स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली ये था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो कि है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, अगर आपको पता होगा कि बीटा ब्लॉकर का जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो हार्ट पे होता है, तो अगर हम बीटा 1 सेलेक्टिव देते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियो सेलेक्टिव। तो उसमें आ जाता है एटिनोलोल एंड मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल। ठीक है, और जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, उसमें आ जाता है प्रोप्रानोलोल, नॉन सेलेक्टिव में। ठीक है, प्रोप्रानोलोल। तो ये दोनों बेसिकली क्या करता है कि हार्ट रेट को कम कर देता है जो है। उसके बाद जो है हार्ट रेट कम होते ही क्या हो जाएगा, इजेक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, पहले मैं आपको ना इजेक्शन टाइम से पहले एक चीज बता दूं कि हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, बीपी ज्यादा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, सॉरी बीपी भी कम हो जाएगा। ये दोनों तो क्या है मतलब एडवांटेजियस फैक्टर है या फिर अच्छे वाली चीज है। तो ये हो गया एडवांटेज इसका, लेकिन कुछ ना इसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं जिसकी वजह से ये देखें ना जो है हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कार्डियक इनलार्जमेंट। एंड एक और चीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं इजेक्शन टाइम बढ़ जाना, बढ़ जाना। तो ये दोनों के दोनों डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बीटा ब्लॉकर्स के। अब इसके बाद हाँ, बीटा ब्लॉकर हम किसमें नहीं दे सकते, हम वासोस्पैस्टिक एंजाइना को ट्रीट करने के लिए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देखें ना ये अगर ब्लड वेसल कोरोनरी आर्टरी था वासोस्पैस्टिक एंजाइना का, तो ऑलरेडी जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक था वहाँ पर क्या था, ये वासोस्पैज्म हो गया था। तो अब क्या होगा, अगर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो बीटा, यहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर था जो कि वासोडाइलेशन कराता था। अब ये तो ब्लॉक हो गया ना, तो वासोडाइलेशन वाला काम ब्लॉक हो गया, तो वासोकंस्ट्रिक्टर वाला डोमिनेंट हो जाएगा और वो इसको और कंस्ट्रिक्ट कर देगा। और कंस्ट्रिक्ट होने के बाद वजह से क्या होगा कि हार्ट को और कम ब्लड मिलेगा, और जिसकी वजह से जो है और एंजाइना होने का या मतलब जो है वासोस्पैस्टिक एंजाइना और खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था बीटा ब्लॉकर के बारे में। इसकी टॉक्सिसिटीज हम पढ़ लेते हैं। इसके टॉक्सिसिटीज हैं कि इस पर वही हार्ट पर वही इफेक्ट है कि हार्ट रेट कम कर देगा, मतलब ब्रैडीकार्डिया करा देगा, कार्डिया करा देगा, AV ब्लॉकेज करा देगा, SA नोड डिप्रेशन करा देगा। इसके बाद जो है इसकी देखें हम इंसुलिन, तो इंसुलिन की सिंथेसिस को मतलब रिलीज को कम करा देगा, ये इंसुलिन कम करा के ये जो है हाइपरग्लाइसेमिया करा देगा। इसके बाद जो है इसका एक और रोल है, वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन करा देगा, डिसफंक्शन। ठीक है, इसके बाद फिर इसका भी वही हेडेक, डिजीनेस, इस टाइप का वो सिम्टम्स आ जाएगा, हेडेक, डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था इसके टॉक्सिसिटीज के बारे में। अब हम फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग या आखिरी कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है
उसको रेनोलाजिन। रेनोलाजिन क्या करता है बेसिकली कि ये जो है लेट कार्डियक मायोसाइट के जो लेट सोडियम करेंट या चैनल सोडियम करेंट होता है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा कि कार्डियक साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और प्रोलॉन्ग होने की वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा, कार्डियक की मायोसाइट्स की जो है ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, और जो है एंजाइना होने का चांसेस कम होगा। एक और काम करता है ये था पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेज इनहिबिटर था। तो ये क्या कराता था कि हार्ट जो फैटी एसिड को यूज करता था, अब उसके जो एनर्जी सबस्ट्रेट को ग्लूकोज पे शिफ्ट कर देगा, मतलब ग्लूकोज यूज करने लग जाएगा अब हार्ट। ठीक है, तो ये था रेनोलाजिन के बारे में। इसके बाद फिफ्थ भी एक ड्रग है जिसका हम पढ़ लेते हैं, आइवाब्रैडिन। इसका इफेक्ट बेसिकली है एसए नोड पे। तो एसए नोड पे ये क्या करता है, एसए नोड पर होता है ये लेट, वहां पर भी लेट सोडियम चैनल ही हम उसको कहते हैं, जो कि क्या कर रहा होता है हाइपर पोलराइजेशन को जो है, अगर हम ये देखें ना इवाब्रैडिन इसको ब्लॉक करके हाइपर पोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा होता है, प्रोलॉन्ग्स हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होगा तो क्या होगा, ऐसे नोड स्टिमुलेट नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा तो मतलब जो है हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि अगेन मतलब जो है ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये था ट्रीटमेंट ऑफ या ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। एक आखिरी चीज हम पढ़ लेते हैं जो है उसको हम कहते हैं एक्चुअली, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट एल्गोरिदम ऑफ स्टेबल एंजाइना। एल्गोरिदम ऑफ स्टेबल एंजाइना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी बंदे में नॉर्मल इस्केमिक हार्ट डिजीज हो विदाउट एनी, या स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज हो विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम्स, मतलब नॉर्मल है, उसकी लाइफ हेल्दी गुजर रही है अभी, तो वो सिर्फ अभी क्या करे कि मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस को फॉलो करे, वो जो लाइफ स्टाइल चेंज करना जैसे वेट रिडक्शन, जो है फैट रिस्ट्रिक्शन, ऐसे काम करें। इसके बाद अगर ये बढ़ के चला जाता है स्टेबल एंजाइना तक, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इमीडिएटली उसको आप दोगे सबलिंगुअल नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन कह दें या आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट कह दें, उसको हम देंगे सबलिंगुअल। ठीक है, अगर वहां पर भी ठीक नहीं हुआ तो हम उनको देंगे बीटा ब्लॉकर। अगर अगेन ठीक नहीं हुआ तो हम क्या देंगे उनको, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। अगर यहां पर भी ठीक नहीं हुआ तो हम फाइनली जो है रेनोलाजिन देते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो ऊपर वाला ही मालिक है उसका। ठीक है, तो ये था ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। थैंक यू।